हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आपके जीएस के अंदर पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान से। और इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उनका क्या डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को, अर्थात कोई व्यक्ति है जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या खड़ा है और वो व्यक्ति की तरफ एक आती है ट्रेन और एक ट्रेन जाती है। तो जाती हुई और आती हुई ट्रेन की स्थिति में जो ट्रेन की सीटी होती है वो किस प्रकार से सुनाई देगी, उस सीटी के विषय में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि दोनों मामलों में स्पष्ट जो है दृष्टियों के समान सुनाई देती हैं, या फिर कहा गया रेलगाड़ी के आने पर अधिक सुनाई देती है, रेलगाड़ी के जाने पर अधिक ऊंची सुनाई देती है, या रेलगाड़ी के छूटने पे। इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझते कि क्वेश्चन में कह क्या रहा था। तो क्वेश्चन में ये बता रहा था कि मान लो यहाँ पे ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक चुन्नू मुन्नू यहाँ पे खड़ा है भाई। ये कहाँ पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक। ये प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो जाता है। इसी को या तो यहाँ पे हम ट्रैक बना देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये यहाँ पे व्यक्ति क्या है, खड़ा है, ठीक। ये सपोज करो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये व्यक्ति खड़ा है। अब यहाँ पे कोई एक ये ट्रेन आती है, ये सपोज करो यहाँ पे एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है और यहाँ से इसी को ट्रेन को मैं इधर यहाँ पे बना देता हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रेन इसकी तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेन इसकी तरफ आ रही है और यहाँ से ये देखेंगे ट्रेन जा रही है। अर्थात कहें तो ये मान लो कंडीशन ए वाली आपकी हो जाती है और ये कंडीशंस यहाँ पे आपकी बी हो जाती है। जब ट्रेन इसकी तरफ आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थात इसको आवाज किस प्रकार की सुनाई देगी। यहाँ पे जब ट्रेन जाती है तो किस प्रकार से इसको यहाँ पे आवाज सुनाई देगी। तो आवाज सुनने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हमें आवाज सुनाई क्यों देती है, यही सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो आवाज किसी भी चीज की सुनाई देती है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूं इस वीडियो में, आप अगर सुनते हैं तो सुनने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपके पास पहुंच रही होंगी, तो जिनको हम तरंग कहते हैं। तो जो भी तरंगे होती हैं वो, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये ट्रेन आती है, अगर ट्रेन के यहाँ पे सीटी कोई बजाएगा ट्रेन से, तो जो भी इसकी सीटी की आवाज होगी यहाँ तक पहुंचेगी, अर्थात वो तरंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचती हैं। अब ये जो तरंगे होती है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि तरंगे किस टाइप से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कोई भी पानी से या पानी का भरा तालाब हो, वहां पे अगर कोई भी उसके अंदर पत्थर डालते हैं तो वहां पे आप देखेंगे पानी में गिरता है, फिर वहां पे धीरे धीरे लहरें बनती हुई लास्ट तक चली जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। वहीं पे अलग अलग टाइप की बहुत सारी तरंगे होती है, जैसे कि हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे वोकल कार्ड में वाइब्रेट करते हैं, कुछ यहाँ पे लगे होते हैं, उनके कारण यहाँ पे एक तरंग उत्पन्न होती है। ऐसे आप बाजा बजाते हैं या रेडियो बजाते हैं, वहां पर भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो जो भी तरंगे होती हैं उन तरंगों को दो प्रकार से मेजर किया जाता है। एक तो उसके अंदर होता है वेवलेंथ होता है, दूसरा उसके अंदर होता है फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे जो तरंग है इस प्रकार से क्या है, वाइब्रेट करती है, ठीक। ये क्या है, इस प्रकार से कोई जा रहा है तो इस प्रकार से जो चलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब ये वेवलेंथ यहां तक हो जाती है और इस वेवलेंथ में यहाँ पे जो 1 सेकंड के अंदर जितनी बार ये ऊपर नीचे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये ट्रेन इसके पास में आती है, तो ये जब पास में होगी तो यहाँ पे इसके वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कि आप तालाब में जब देखते हैं कोई पत्थर स्टोन डालते हैं तो उसके पास में आपको बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, उससे थोड़ी दूरी पे आपको वाइब्रेशन कम देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे ये जो तरंग दैर्घ्य होती है ये क्या थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। जैसे कि ये सपोज को ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से इधर पास पास में है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस क्या यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी अर्थात पर सेकेंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आपको ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इसको वाइब्रेशन कम देखने को मिलेंगे। अर्थात जब ट्रेन आपके पास में आ रही होगी, अगर ट्रेन क्या है आपके पास में आ रही होगी तो वाइब्रेशन वहां पे ज्यादा होंगे, और जब ट्रेन आपसे दूर जा रही होगी तो वाइब्रेशन वहां पे कम होंगे।
जिस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं अर्थात वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो जिस कारण से आपको यहाँ पे ध्वनि ज्यादा ऊंची सुनाई देती है। वहीं पे जब ट्रेन जाती है तो आपको कम यहाँ पे सुनाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है, क्योंकि रेलगाड़ी जब पास में आती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देती है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, या वेवलेंथ उसकी बहुत ही वहां पे कम होगी तो भी आपको कम सुनाई देगी। अर्थात यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो कम सुनाई देगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ पे आपको सुनाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये जो होते हैं एक प्रोपोर्शनल एक दूसरे के इस प्रकार से होते हैं, n इंटू लैम्डा या न्यू लैम्डा होता है। तो एक चीज जब बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक घट जाती है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन की यहाँ पे करेक्टनेस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी वाला करेक्ट हो जाता है, जिसमें रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़ने की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सभी चीजों को डॉपलर प्रभाव की सहायता से समझाया जा सकता है। और इस वीडियो की ये जो पीडीएफ है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नीचे है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि पानी के किसी द्रव्यमान को, अर्थात कोई पानी है उसके द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक, अर्थात 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन भी दिए गए, अनुक्रमित होता है, अनुक्रम में कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, या घटने के बाद वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो पानी हमारा होता है थोड़ा सा इसके अंदर अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे पानी जब आप 0 से 10 सेल्सियस तक क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो जब 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके अंदर दो प्रकार की बेसिक यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे क्या होता है, जब 0 से इसको हम क्या 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। कहां तक, इसको 0 से 4 सेल्सियस तक, फिर इसको 4 से जब आप 10 तक गर्म करेंगे। कहां से, 0 से 4 और 4 से 10। तो यहां पे जब 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, यहां पे घटना स्टार्ट करता है, अर्थात आयतन क्या होता है, घट जाता है। जब आयतन होगा, और यहां पे हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यहाँ पे क्या हो, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर आयतन जितना कम होगा उस समय आप यहाँ पे देखेंगे इसका घनत्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो 4 सेल्सियस पे बहुत ही ज्यादा आपके पानी का घनत्व होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा 4 सेल्सियस तक, फिर इसका क्या यहाँ पे एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पे एक्सपेंशन जो होता है इसका यहाँ पे डिक्रीज होता है, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन अर्थात ये बढ़ना आयतन इसका शुरुआत होता है, अर्थात यहाँ से इसका घनत्व घटने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, डी वाला, कि घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल से लिख दिया है, जो कि आपको ये पीडीएफ की लिंक नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है कि गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ होता है। अर्थात जो गियर व्हील बनाए जाते हैं उसके पीछे कौन सा प्लास्टिक यूज किया जाता है सामान्यतः, उसके विषय में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया गया पॉलिस्टर, नायलॉन, बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्यों नायलॉन यूज किया जाता है, ब्रेक व्हील क्या होते हैं, इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नायलॉन की आप देख सकते हैं, कोई भी अगर गियर व्हील बनाया जाता है तो बनाने के पीछे उपयोग में लाने वाला जो प्लास्टिक का पदार्थ होता है उसका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि उसके अंदर कैसी मजबूती रहेगी, उसके अंदर घर्षण की प्रतिरोध क्षमता क्या होगी, हल्के वजन के होने चाहिए, रगड़ सहनशीलता ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात घिसने बहुत ही कम चाहिए, और भी काफी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नायलॉन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल्स अर्थात मोटर कारों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जिसको हम प्रेशर ब्रेक कहते हैं, वो प्रेशर ब्रेकों के कार्य कारण के लिए पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, जो कि हमारे कारों के अंदर या बाइक के अंदर भी अब तो आने लगी हैं, वहां पे जो ब्रेक लगी होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन तो यहाँ पे आपका 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। अब पास्कल का नियम क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से।
तो पास्कल का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी बंद द्रव के भीतर अगर किसी बिंदु पर दबाव डाला जाता है तो वह दबाव द्रव के हिस्से में समान रूप से बिना घटे संचरित होता रहता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक ये रैंडम मैंने पाइप इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। ये क्या हो जाती है, यहाँ पे ये रैंडम पाइप है जो कि हमारे सपोज करो कि आपने जो बाइक लिया है उसके अंदर जो प्रेशर ब्रेक होता है उसके अंदर भी इस प्रकार से एक पाइप लगी होती है जो कि ऊपर जब हैंड से आप प्रेस करते हैं वहां से लेके आगे पहिए या पीछे पहिए तक लगे होते हैं डिस्क ब्रेक में। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड जैसे कि इसमें कहते हैं ब्रेक ऑयल होता है या प्रेशर ब्रेक ऑयल जो होता है, जो भी यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक में भरा होता है। और ये वाला पार्ट सपोज करो यहाँ पे आपके पहिए से कनेक्ट होता है, यहाँ पे कुछ ब्रेक शूज लगे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ से दबाते हैं ब्रेक को तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लिक्विड के अंदर प्रेशर बनता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसको अगर दबा देंगे ऐसे तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा। अब ये प्रेशर जो होता है इस पूरे भाग के अंदर समान अर्थात तो एक समान रहेगा, जिस कारण से यहाँ पे आप जैसे दबाते हैं तो तुरंत यहाँ से आपके व्हील तक ये प्रेशर पहुंच जाता है। वहां पे कुछ ब्रेक शूज लगे रहते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं और आपके पहिए से टकराते रहते हैं और आपका पहिए के अंदर घर्षण बल के कारण आपका पहिया रुक जाता है, जिस कारण से आपकी गाड़ी या आपका कार या मोटर कार रुक जाती है। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक सिद्धांत होता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगले वीडियो पे अर्थात अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि जब बर्फ के दो घनों अर्थात बर्फ है, बर्फ के दो टुकड़े आपके पास हैं, उन दो घनों को एक दूसरे के ऊपर जब दबाया जाता है, क्या किया जाता है, जब बर्फ के घन के जो दो टुकड़े हैं जब उनको एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर अर्थात उनको मिला के या उनके ऊपर मिलने का कारण क्या होता था, वो जो आपस में चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा दो बर्फ के टुकड़े लेंगे आप तरी ऊपर एक दूसरे को या पास पास में रख देंगे, अगर थोड़ा सा वहां पे दबाव लगाएंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो दोनों टुकड़े बर्फ के आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया वंडरवाल बल है, द्विध्रुव आघूर्ण बल है, हाइड्रोजन आबंध है या सहसंयोजिक आकर्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब डी करेक्ट हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझ लेते हैं कि सहसंयोजक क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें नोट्स की तो यहाँ पे बर्फ के दो घनों को मिलाकर हो जाने वाला अर्थात जब बर्फ दो घनों को आपस में रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दबाव लगाते हैं अर्थात वहां पे आपस में पिघलने लगते हैं, दबाव के कारण फिर पिघल जाते हैं, लेकिन वहां पे टेम्परेचर उनका सेम रहता है, जिस कारण से जैसे दबाव कम करते हैं तुरंत वो आपस में क्या है फिर से फ्रीज हो जाते हैं, जिस कारण से दोनों आपस में रुक जाते हैं। तो यहाँ पे दबाव और तापमान का वो काफी संबंध होता है, दबाव के घटने पर जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे सहसंयोजक की बात करें तो यहाँ पे बर्फ की संरचना है, भौतिक गुण है, जल और बर्फ का व्यवहार है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में है। ये भी सभी चीजें समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक ये बर्फ का क्यूब है, ठीक, ये यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ये बर्फ का आपके पास यहाँ पे क्यूब दिया गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस बर्फ के क्यूब के आप दूसरा भी आपके पास सपोज करो यहाँ पे क्यूब है, ये भी यहाँ पे आप ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा बर्फ का क्यूब है ये इस प्रकार से, ये यहाँ पे मैंने लिया, इसको हम थोड़ा सा इधर को स्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बर्फ के क्यूब हैं। अब ये दोनों जब आपस में रखे जाएंगे यहाँ पे प्रेशर लगाया जाएगा, प्रेशर लगाने के बाद यहाँ पे जो इनके सरफेस एरिया जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां पे प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्या बर्फ पिघल जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तो घट गया है, लेकिन जैसे आप प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या है पुनः वो क्या है फ्रीज हो जाएंगे, जिस कारण से दोनों ब्लॉक यहाँ पे क्या होते हैं आपस में जमा हो जाते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस पे, उनका डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए